हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत सी लड़की आए, ऐसी प्यारी लड़की जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। अब तो मेरी माँ भी कहती थी कि लड़कों की ज़िंदगी में कोई लड़की होनी चाहिए, फिर वे लड़कियों की तरफ लग जाता है तो बाकी नशे वाली चीज़ों से दूर रहते हैं और शराब दारू से भी उनकी जान छूट जाती है। मतलब मेरे घर से मुझे इज्जत थी या ना थी, यह तो एक अलग बात थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई आ भी नहीं रही थी, क्योंकि जो मेरे दिल को छू जाए वह मुझे मिल नहीं रही थी और मैं बस इंतज़ार ही कर रहा था। मेरे दोस्त कहते थे कि तुम इंतज़ार ही करते रह जाओगे, जो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है उसे पटा लो और ज़िंदगी के मज़े लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं मोबाइल रिपेयर का काम करता था। मेरे पास लोग ऐसे ऐसे फ़ोन लेकर आते थे जो बिल्कुल ही बंद होते थे और अचानक से ही बंद हो जाते थे, पास छोड़कर भी चले जाते थे। मैं पीछे से फ़ोन ऑन करके फ़ोन के अंदर देख भी सकता था, लेकिन मैंने आज तक ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझे अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करनी थी। मेरी माँ कहती थी कि जो काम के साथ बेईमानी करके बेईमानी में बरकत नहीं रहती और वे पैसे बीमारी में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि आप अपनी शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी के सामने पूरी तरह शर्मिंदा हो जाए। मैंने भी ऐसा ही एक काम किया था। उससे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत के बारे में पता चल गया था। मुझे पहले से ही पता था कि वह जानती है, पर अपने कमरे में कब तक ना जाता। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो मुझे जाना ही था। सोचा जो क़यामत गुजरनी है आज ही गुजर जाए। वह मेरे सामने बैठी हुई मुझे अपनी उन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से ढेर सारा गुस्सा और आंसू लिए घूम रही थी, क्योंकि उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। मैंने उसे कहा कि कुछ तो बोलो, क्यों मुझे ऐसे देख रही हो। कहने लगी कि क्यों, आपको मुझसे डर लग रहा है? आप मेरे पति हैं, डरना तो मुझे आपसे चाहिए। कहा कि मैं कभी कभी मर्द भी औरत से डर जाता है और आज मेरी ज़िंदगी का वही दिन है जो मुझे तुझसे डर लग रहा है। देखो, जो भी दिल में है कह डालो, एक ही दफ़ा बता दो, तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। वह कहने लगी, मैं पागल नहीं हूँ जो आपको अपना गुलाम बना लूँ, क्योंकि अगर औरत अपने पति को बादशाह बनाती है तो वह उसकी बेगम बनती है, यानी कि मालकिन, और अगर वह उसको एक गुलाम बनाती है तो फिर वह गुलाम की पत्नी गुलाम बनती है। मैंने कहा कि शक्ल तो तुमने गुस्से वाली बना रखी है, बातें तुम अच्छी कर रही हो, आखिर अच्छी चाहती क्या हो? उसने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे लिए मेरा नाम पवन कुमार है। मैं ऐसा लड़का था जिसके पूरे परिवार में कोई ख़ास इज्जत नहीं थी। सब यही कहते थे कि पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा नहीं था। पढ़ाई में अच्छा नहीं होने के कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है, लेकिन मेरे ख़ानदान में था, क्योंकि सब लोग ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बेशक एमए हिंदी क्यों ना किया हो, लेकिन सब ने 16 क्लास पढ़ ली थी और मुझसे तो एमए भी नहीं निकला गया। उसके बाद मुझे मेरे बाप ने मोबाइल की दुकान पे छोड़ दिया और मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखता रहा। मैंने इतना काम सीख लिया था कि अब अपनी छोटी सी दुकान बना ली। देखा जाए तो मैं अपने पढ़े लिखे रिश्तेदार से ज़्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप सबके सामने बातें बताते हुए अभी भी शर्मिंदा होते थे कि प्लाज़ा में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। वही बात कि एक मज़दूर अगर रोज़ मज़दूरी करे तो वह महीने में 45,000 रुपये बना सकता है, लेकिन उसको सब लोग मज़दूर और गरीब आदमी ही कहते हैं। और एक टीचर जो घर से सज धज के निकलता है, बड़े बच्चों पे रौब जमाता है, उसकी तनख्वाह भले ही 20,000 हो, लेकिन वह एक टीचर है और उसकी इज्जत होती है। समाज का यह दोगलापन मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। एक दिन तो मेरे बाप ने गुस्से में यह भी कह दिया था कि इसको मोमो की रेडी लगा कर दो, लेकिन आज मैं उनको कहता हूँ कि हाँ, लगा ही देते हो तो अच्छा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त मोमोज बेचने का काम करता था और वह महीने के 1.5 लाख रुपए
बना रहा था। अभी अभी उसने नया आईफोन लिया था। एक दिन मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया और अपनी बेटी का फ़ोन लाया। उसने कहा कि मेरी बेटी लापरवाह है। मैंने उसे अभी फ़ोन लेके दिया था, उसने फ़ोन तोड़ दिया। उसने अपनी बात ही ऐसे कही, अब फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आप शाम तक आके ले जाएंगे। फ़ोन वाकई बहुत बुरी हालत में टूट चुका था। लेकिन जब मैंने उसे ऑन किया तो स्क्रीन में उसकी बेटी की तस्वीर जगमगाने लगी। शायद उसने अपनी कोई सेल्फी लगाई हुई थी। ऐसी तस्वीर इतनी खूबसूरत लड़की हमारे मोहल्ले में रहती है, क्योंकि उस आदमी को मैं जानता था। यह मंदिर में सुबह के वक्त मुझे अक्सर दिखाई देती थी। इसका मतलब कि यह आसपास ही रहता था। अगर उसकी बेटी थी तो इस मोहल्ले में तो बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां रहती थी और मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा तो दिल उस लड़की की तस्वीर को देखकर आ गया था। ये जो लड़कियां हमें आसपास नज़र आती है, ना यूँ समझो कि ये सब आटे में नमक के बराबर होती है। असली माल तो लोग अपने घरों में छुपा के रखते हैं, सहेज के रखते हैं। और ये मुझे सहेज के और ये भी मुझे कोई ऐसा ही पीस लग रही थी। मेरी तो नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मेरे हाथ बेईमान हो गए और मैंने गैलरी खोल ली। गैलरी में तो एक प्यारी प्यारी तस्वीर थी। इस तरह के लोग हम पर भरोसा करके आते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। अब मुझसे यह पाप हो रहा था और मेरे हाथ नहीं रुक रहा था। एक आंख मैंने सामने रखी हुई थी कि वह कहीं बूढ़ा ना आ जाए, लेकिन मैंने उसे शाम के वक्त बुलाया था। फिर भी इंसान जब कोई गलती कर रहा होता है वह बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। मैंने तो दिल ही नहीं भर रहा था। मैंने कुछ तस्वीरें अपने फ़ोन में भी कर ली और सारे सबूत मिटा दिए। मोबाइल ठीक करते करते मैंने बीच में उसका नंबर भी निकाल लिया और मोबाइल ठीक करते उसके बाबूजी के हवाले कर दिया। वह फ़ोन लेने आए तो यही कह रहे थे कि बेटा, मेरी बेटी के फ़ोन से तुमने कोई चीज़ तो नहीं देखी? उसका फ़ोन अचानक ही गिर गया, इसलिए मुझे अभी फ़ोन करके कह रही थी कि वॉलपेपर पर मेरी तस्वीर लगी है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं फ़ोन ऑन किया तो मैंने फैक्ट्री मोड पर लगा दिया, जिसकी वजह से सारा डेटा उड़ गया था। आप परेशान नहीं हो, हम लोग रोज़ यही काम करते हैं। इस मोहल्ले की सारी लड़कियां मेरी बहनों जैसी हैं। उसने कहा कि हाँ बेटा, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ। वह मंदिर है ना, उसके पीछे मेरा घर है। मैंने बातों बातों में बूढ़े बाबूजी से यह पता लगवा लिया कि उनका घर किस तरफ है, क्योंकि जो औरत मेरे दिल में लग गई थी ना, शायद मुझे उस लड़की के घर तक ही भी जाना मैंने सही किया या गलत किया, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं कितने दिन तक मैं उसका नंबर अपने फ़ोन में लिए फिरता रहा कि मैसेज करूँ या ना करूँ, बात करूँ या ना करूँ। मेरी उम्र भी ऐसी ही थी और उस लड़की की भी। इस उम्र में इस तरह किसी से बात करना या दोस्ती कर लेना इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। हाँ, पिछले ज़माने में ये सब कुछ बहुत अजीब होता था, लेकिन अब आजकल तो सब कुछ चलता है। दिल तो कर रहा था कि मैसेज करूँ, लेकिन उसने सबसे पहले यही पूछा था मेरा नंबर कहाँ से लिया था। इसलिए मैं चाहता था कि कुछ दिन गुजर जाए, वरना उसे शक हो जाएगा। दुकान पर भेजा था, उसके बाद से ही रॉन्ग नंबर आ रहा था। लड़कियां होती हैं जिन्हें रॉन्ग नंबर आता है तो तुरंत उठा के तुरंत अपने बाप या भाई के हाथ में पकड़ा देती हैं। अगर वह भी ऐसी होती तो फिर मुझे तो गालियाँ ही पड़नी थी। और मैंने आज तक ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की थी, मुझे कभी ऐसी कोई गाली नहीं मिली। मेरे दोस्त थे, वह भी ऐसे ही सुनते रहते थे, पर कहते थे कि अब हम तो बेइज्जती हो गए हैं। लेकिन जब मैंने उसे मैसेज किया तो उसने ऐसा कोई हरकत नहीं की और तुरंत मेरे मैसेज का जवाब दिया। मैं यह नहीं कहता कि शायद वह ऐसी वैसी लड़की थी, पर वह बहुत मासूम थी। उसका नाम माया था, यह उसकी तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था। इतनी मासूम तो थी कि दुकान पे फ़ोन ठीक कराने के लिए भेज दिया, पर उसमें पहले उसकी तस्वीर नहीं हटाई और फिर परेशान हो गई। लेकिन जब फ़ोन ही बंद था तो वो बेचारी तस्वीर कहाँ से हटाती। हम जैसे लोगों के लिए तस्वीर थोड़ा हटाती। हम जैसे लोगों के पास लोग आते हैं तो भरोसा करके ही आते हैं। मैं उनके भरोसों को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता था।
मैं तो उस लड़की को पसंद कर बैठा था। उसने कहा कि जी आप कौन? तो मैंने कहा कि ऐसे ही आपका नंबर मिल गया था कहीं से, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वह क्या है कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। वह कहने लगे कि दोस्ती का मतलब पता है आपको? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल पता है, आप मौका दे, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उसने कहा कि फिर बताइए अपने बारे में कि आप कौन हैं, तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। मैंने उससे बात करनी शुरू की और अपने आप को बहुत ही अमीर जाहिर किया। मैं कैसे उसे बताता कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे काम करता हूँ। यह तो वह बात थी जो मेरे लिए एक गाली बना दी गई थी। तो फिर मैं इसे अपने तारुफ़ों में कैसे शामिल कर सकता हूँ? यह बात तो मेरे घर वालों ने मेरे अंदर इस तरह से डाल दी थी जैसे कोई बहुत ही गंदा काम है। जब वही इस बात को कबूल नहीं करते थे तो मैं खुद भी इस बात को कबूल नहीं करता। मुझसे भी अगर कोई ऐसा इंसान पूछता कि जो तुमसे नहीं जानता, मैं झूठ बोल देता और कहता कि ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो दूसरे शहरों में रहते थे, जिनसे कभी मिलने मिलाने का कोई ख़ास चांस नहीं था। उनके सामने भी मैंने अपनी एक इज्जत बनाई हुई थी, तो फिर माया के सामने भी इस तरह इज्जत बना दी। बातों बातों में ऐसे लगने लगा कि उससे बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ मेरे पास तो फला गाड़ी है, बंगला है। जब वह मुझसे तस्वीर मांगती तो मैं इधर उधर से तस्वीरें लेके दे देता था। बहरहाल में मैंने अपनी तस्वीर असली ही दिखाई थी, यानी अपना ही चेहरा दिखाया था। देखने में खूबसूरत था और शक्ल में अमीर लगता था। अब हम सारे घर वाले कुछ ऐसे ही थे कि जब तैयार होकर घर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि बड़े अमीर लोग हैं, जबकि हमारे पास था कुछ भी नहीं। कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है, हम भी उन्हीं में से थे। ऐसी होती है, हम भी उन्हीं में से थे। बातें हमारी अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन वह बेटी मुझसे बात कर रही थी कि अचानक से उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने कहा कि क्या हो गया? तो मैं कहने लगी वह मेरे ऊपर एक छिपकली गिर गई थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। लेकिन जब मैं डरी तो मेरी ज़ुबान से आपका नाम निकल गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि अगर मैं वहाँ होता तो खुद छिपकली को मारकर आपकी जान बचाता। देखा जाए तो कितनी अजीब सी छोटी छोटी सी फिजूल सी बातें थी हमारी, लेकिन फिर भी इनमें बहुत अपनापन था। कहने लगी थी जब इंसान मुसीबत में होता है तो किसी अपने को ही याद करता है, और आप तो मेरे दोस्त हो ना। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल दोस्त, जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। कभी भी दोस्ती का हक अदा करना हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी दोस्ती अब मोहब्बत में बदलने लगी। हम दोनों जानते थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, पर कोई भी पहले इजहार नहीं कर रहा था। मैं मर्द था, शायद यह काम मेरा ही था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर वह इनकार कर देती तो फिर क्या होता? अगर वह मुझसे दूर चली जाती तो फिर क्या होता? मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। उससे दूर नहीं जाना चाहता था, बस यही चाहता था कि यह जो कुछ भी है चलता ही जाए, चलता ही जाए और कभी ना रुके। एक दिन उसने मुझे तस्वीर भेजी। उसके हाथ पर छोटा सा जख्म था। मैंने कहा यह क्या हुआ, कैसे हो गया? मैं वाकई परेशान हो रहा था। जिस तरह मैं परेशान हो रहा था उसी तरह वो भी परेशान हो रही थी। उसी तरह से मैसेज लिख रखा था कि आपका ध्यान किधर था? ज़्यादा तो नहीं लगी? दर्द तो नहीं हो रहा? वह कुछ देर बिल्कुल चुप हो गई। उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने कहा क्या बात है? तो कहने लगी कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? लड़कियों को किचन में काम करते हुए छोटी बड़ी चोट लग जाती है, फिर आप इतने परेशान क्यों हो? मैंने सोचा और कहा कि हाँ पता नहीं, हैरान होने के बाद मैं इतना परेशान कैसे हो गया। लेकिन आप ख्याल से काम किया करें, चोट जिसको भी लगे दर्द तो होता ही है। ऐसा लगा कि जैसे उस दिन वह समझ गई मेरे दो दिल में दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत है, और जैसे वह भी मुझसे मोहब्बत ही करती है। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कौन पहले मोहब्बत का इजहार करे।
और एक दूसरे को बताए कि वह कितनी मोहब्बत करता है। मैंने दिल में सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह तो मेरा काम है। लेकिन पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। एक दिन मेरी भाभी भी किचन में काम कर रही थी। अचानक से मुझे उनकी आवाज़ आई। शायद उनको कोई चोट लग गई थी, लेकिन मेरा उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह जब माया को छोटी सी चोट लगी तो मैं कैसे तड़प उठा था। इसका मतलब यही था कि वह मेरे लिए बहुत खास बन गई थी। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। आज मोहब्बत करने वाले का दिन था। मैं इस दिन को मनाने के लिए सख्त खिलाफ था, लेकिन मोहब्बत का इजहार था। लेकिन मोहब्बत के इजहार को एक बहाना तो मिल ही गया। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसको चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही मैंने उसे यह बात की, उसने शरीफ लड़कियों की तरह मुझे वही बात कर दी जो मेरे लिए जवाब भी थी, और शायद मेरे अंदर का मर्द यही बात सुनना चाहता था। उसने कहा कि अगर मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे घर रिश्ता भेजो, मुझसे शादी करो, मुझसे 7 जन्म साथ देने का वादा करके ले जाओ। एक एक पाक और साफ रिश्ते में बांध के अपने साथ ले जाओ। यूं हमारा बात करना बेशक अच्छा नहीं है। अगर ऐसा कर सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो अभी बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। और वह कह रही कि मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अरे करूँगा बात, अपने घर वालों से भेजूँगा तुम्हारे घर रिश्ता, बस मैं इतना कह दिया। वह बहुत खुश हो गई, जबकि उसकी नज़र में तो मेरे घर वाले बहुत अमीर थे और मैं एक अमीरजादा था। अब मैं क्या करता, मैं तो फंस चुका था। घर आया तो मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि तेरी कमाई भी अच्छी है, अब तो मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करती हूँ। मुझे पता था कि मेरे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि लड़के की यह छोटी सी दुकान है, बल्कि मैं इस दुकान कहता हूँ, असल में वह धोखा ही था। मोबाइल के प्लाजो में लगाया हुआ था, सड़क पे नहीं बैठा था। बस इतना ही फ़र्क था। मेरी माँ तो बोलती रहती थी कि, और मैं उन्हें कह देता था कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले में, आप जिससे मेरी शादी कराओगी मैं कर लूँगा। यह बात तब भी थी कि जब मैं माया से मिला नहीं था। अब तो मैं माया से ही शादी करना चाहता था। लेकिन जितना बड़ा मैंने उससे झूठ बोला था, मुझसे नहीं लगता था कि वह मेरी बात मानती। अगर मैं उससे सच बता देता, वह दिल बर्दाश्त होकर मुझे छोड़ के चली जाती। यह तो धोखा था, बहुत बड़ा धोखा था। और वह क्या कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। पूरा दिन हम लोगों ने सुना कि उसे किसी ने धोखा दिया था। उसने मुझे बताया कि मेरी दोस्त भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और वह लड़का भी आपकी तरह अमीर ज़्यादा था। बेचारी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लड़के ने उसे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया कि अब वह एक जिंदा लाश बन गई। ना कहीं जाती, ना किसी से बात करती, ना किसी को देखती। उसको देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए हम सब दोस्त यह सोचने लगे थे कि आजकल कोई मोहब्बत नहीं करता, लोग एक दूसरे को सिर्फ मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं। लेकिन यह शुक्र है कि आपने मुझे मोहब्बत पर यकीन करना सिखा दिया, और आपकी वजह से मुझे यह पता चल गया कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जब वह ऐसी बातें करती थी तो मुझे बहुत बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ा पाप था। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। रोज़ सोचता था कि आज उसे अपनी सच्चाई बता दूँ, लेकिन रोज़ नहीं बता पाता था। और फिर हमने इतनी ज़्यादा बातें कर ली थी, और वह सारी बातें ही झूठ पर बनी थी। हमने सिवाय झूठ के एक दूसरे से बोला ही क्या था।